Namaste, welcome to the Analytica Ayurveda. And as this week is going on with some special titles, today also I am going to raise before you a very relevant and a very impressive, effective title which is being discussed in India, specifically among youths and all progressive minds in a very स्पेशल वे. आप सोचेंगे कि वो कौन सी बात है. सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए. तो आप सभी लोग ही जानते हैं श्री नारायण मूर्ति जी को. बहुत सारे उनके परिचय हैं, कई रूपों में हैं. रिसेंटली पब्लिक इस रूप में भी जानती है, फादर इन लॉ ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक, और बहुत सारी चीजें. नारायण मूर्ति जी एक रोल मॉडल हैं, रियल लाइफ के हीरो हैं, पायनियर हैं, इन्फोसिस के फाउंडर हैं. बहुत सारी चीजें उनके साथ एडजेक्टिव्स जुड़े हुए हैं. अभी उन्होंने एक हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया. उसका पंचिंग लाइन ये निकली कि भारत के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए. द यूथ ऑफ इंडिया मस्ट वर्क 70 आवर पर वीक फॉर द progress of country Bharat, so that in due course of time the country Bharat be introduce itself as a developed country at par to US, UK and then other countries who are in the ranking of the developed country, not developing country. विकसित भारत, न कि विकासशील भारत. तो अभी हमारी जो ग्रेडिंग है वो विकासशील भारत की है. बात ये आती है कि हम विकसित भारत कहलाने के लिए, और जो एक रोड मैप लगभग पूरे देश में पिछले 1 वर्ष से चल रहा है. आप किसी भी साइट को खोलिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पन्नों को खोलिए, या भी जो नए आदेश आए हैं जिसके ऊपर की राजनीतिक रूप से बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है कि रथ प्रहरी 115-20 ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज के फ्रॉम डिफरेंट कैडर्स के जो हैं, सबकी एक निश्चित संख्या दी गई है कि इनके लोग डिप्यूट किए जाएं और उनको रथ प्रहरी बनाया जाएगा पूरे भारत के 650 जिलों में. और ये करीबन जो 2.25 लाख गांव हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया है कि उस टाइम पीरियड में वो बताएंगे कि पिछले 9 साल में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है 2047 तक, अप टू 2047 द अमृत काल, when how we are going to transform this country Bharat from developing to developed. चलिए, अब इस बात पे हर जगह अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है कि 70 घंटे काम करने का मतलब हुआ कि आजकल जैसे कि कारपोरेट में 5 डेज वीक है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो 70 घंटे का मतलब पर डे 14 आवर इन ऑफिस. एक इसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि एक एम्प्लॉय एट व्हाटसोएवर द लेवल इज देयर, वो 14 घंटे अपनी वर्क प्लेस पर दे. तो ये कितना हो गया? अगर 9 बजे का मॉर्निंग का ऑफिस आप मान लेते हैं तो 14 घंटे के लिए कितना हुआ? 9 बज गए रात के, और फिर इसमें 2 घंटे और जोड़ लीजिए, 11 बज गए.
यानी कि आप 9 बजे ऑफिस जाएं और 14 घंटा आप वहां काम करें, आपकी छुट्टी 11 बजे रात को हो। एक अर्थ ये निकाला जा रहा है, अर्थ एक, ढेर सारे मत होते हैं ना हम लोग के आयुर्वेद में किसी भी बात पर, तो एक मत ये है कि नारायण मूर्ति जी का कहना है कि आप 14 घंटे काम करिए, यानी कि आप अपने वर्क प्लेस पर। अब इसमें यह है कि ये वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क एट वर्क प्लेस है, क्या है, लेकिन हाँ 14 घंटे काम करिए पर डे। चलिए 6 दिन का अगर आपका वीकेंड है तो थोड़ा, 6 दिन का आपका मतलब वीक है, एक दिन की आपकी छुट्टी है जैसा हम सभी लोगों का है, तो थोड़ा कम कर लीजिए, वो 12 घंटे आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 2 घंटे का हेरफेर हो रहा है, 70 आवर 72 आवर, यानी कि 9 AM पर आप आइए तो फिर 9 PM पर आप जाइए। इसमें बहुत सारी बहस, बड़ी एक अच्छी खासी तीखी बहस छिड़ी हुई है। फिर कुछ लोग समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके पूरे भाषण को, पूरे स्टेटमेंट को, उनके मूल कंटेंट में समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत के यूथ को इतना काम करना है कि वो 70 घंटे काम करें। अब इसमें कई मत आ रहे हैं, पहले सारे मत को आपके सामने रखता हूं, फिर मैं इसको आयुर्वेद तक ले जाता हूं। लेट अस थिंक नंबर 1 कि हाउ वन कैन वर्क 14 आवर इन ऑफिस, and if it is IT, it's fine before laptop, but if it is manufacturing unit, if it is a construction unit, if it is something else where the screen is not required but some physical works are required, then how a human body can tolerate the working of the 14 hours? That is the point. Next, इस पर जो क्वेरी आ रही है कि why one person should work for the 14 hours? Why not many people who are unemployed or underemployed, specifically the youth? I'm not going to present the different kinds of the data which are available, which are contradictory to each other. Just change the criteria and the data and the definition and the interpretations are the different. But change the criteria. And criteria, any political wing or any bureaucrat or any research organization may set as per its own convenience, अपनी सुविधा के अनुसार सापेक्ष तय करिए और एक डाटा ले लीजिए। तो एक वर्ग का कहना है कि भाई जब इतने सारे बेरोजगार लोग हैं तो एक ही आदमी से 14 घंटे क्यों काम करा रहे, थोड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो और वो लोग भी एम्प्लॉयड हो, काम करें। फिर एक इसका तीसरा चौथा पहलू फर्दर ये आ रहा है कि भाई 14 घंटे एक ही सैलरी में क्यों काम करें। चलिए हमने अपने आप को जला दिया, हम काम करने जा रहे हैं, हमने तो वही सैलरी क्यों। मैं बहुत सारे सर्च करके बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डिस्कशन सुने सोशल मीडिया पर, बहुत सारे राइटअप्स पढ़े, तब मैं आपके सामने आया। तो उनका कहना है कि भाई ठीक है, आप 9 घंटा जो माना जाता है 9 to 5 या 9 to 6 का एक एवरेज जो पीरियड चलता है कि 8 घंटे 9 घंटे काम करने, तो उतना का एक पैकेज होना चाहिए और फिर जो एक्स्ट्रा 4 घंटे काम करना है उसका दूसरा पैकेज लो और 14 घंटे काम लो। अगर आपके पास स्किल पर्सन्स की कमी है तो एक ये पहलू आता है। फिर एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि नहीं, हम 8 ही घंटा काम करेंगे और ये मालिक और मजदूर की नीतियों की बात है। मालिक को तो सिर्फ अपना फैक्ट्री का प्रोडक्शन दिखता है, उसका मशीन नहीं खराब होना चाहिए, आदमी भले खराब हो जाए। और कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं तब जाकर के ये 8 घंटे का वर्किंग आवर सेट हुआ है, नहीं तो जानवरों की तरह से, गुलामों की तरह से इस आदमी से मशीनों पर काम लिया जाता था मालिकों के द्वारा।
कुछ समय पहले अपने प्रोडक्शन और प्रॉफिट के लिए। तो ये एक जो उपलब्धि हुई है मानव जाति को कि नहीं, आप श्रम आंदोलनों से, लेबर मूवमेंट से, रिवॉल्यूशंस जो हुए कि नहीं, आपको 8 घंटे काम लेना है, जिंदगी के 24 घंटे में 1/3 आपको काम करना है, और 2/3 में तो 1/3 आपका एक निद्रा के लिए चाहिए। और आयुर्वेद भी कहता है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो निद्रा के लिए 1/3 चाहिए ही, 8 घंटा। फिर बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें आपको जितने भी काम हैं, आपका खुद का रिक्रिएशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी अकाउंटेबिलिटी, बच्चे को स्कूल छोड़ना, पापा मम्मी के लिए दवा लाना, जो कुछ भी है, कुछ सोशल लाइफ या व्हाटसोएवर द वर्क ऑफ द वीक, लिविंग द सैटरडे एंड द संडे, वो आपको करना। इतनी सारी बहस चल रही है, उसी में ट्विस्ट एक बड़ा जानदार आया। मैंने आज देखा मैडम राधिका गुप्ता सीईओ हैं, और इनकी कंपनी का नाम है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीईओ और एमडी। इनका नाम मैं इसलिए जानता हूं अभी कि थोड़े दिनों पहले इन्होंने इंडिगो की कंप्लेंट बड़ी शानदार की थी, और ऐसा अगर तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कहीं, तो मैंने देखा कि इनका ये ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें इनको बेबी कार्ड जो है, इनके बच्चे को इंडिगो ने जो लिया, वो मतलब कि अब्रॉड से कहीं से आ रही थी, और उनको हुआ कि ये बॉम्बे में आपको दे दिया जाएगा, और लेकिन इनको 2 घंटा मध्य रात्रि में वेट करना पड़ा उसके लिए, और कोई इनको कोऑपरेट करने को नहीं तैयार था। So she complained, and in that way I know the Radhika Gupta first, and now today I am just getting her with her second opinion. वो और बहुत सही भी है, उन्होंने बात सही उठाई है। उन्होंने इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है अगर नारायण मूर्ति जी ने कह दिया कि 70 घंटे काम करिए। इस देश की बहुत सारी महिलाएं देश के विकास के लिए 70 घंटे से ज्यादा काम कर रही हैं, और बिना नोटिस हुए कर रही हैं, और बिना किसी अप्रिसिएशन के कर रही हैं। राधिका गुप्ता का कहना एकदम सही है कि there are women who are making the balance of the work and the life and the child care, and she herself is giving the care of her child and making, so this is relevant because she in that particular flight from somewhere abroad to the India with all her business work, she is carrying her baby and doing everything. And even I have I am getting some thought in my mind that I have seen the pictures in which in somewhere in the parliament when the prime minister or the MP was speaking in a debate in the European country, and they are with the baby and the breastfeeding was on. That kind of the sense of responsibility to the nation and to the child, both are going on parallel. At one side the debate going on, and another way the baby is busy with the breastfeeding, and everyone is hearing the arguments made by the great lady who were just practicing her duties of mother too. तो ये राधिका गुप्ता का ये बयान जो आया, मुझे अपील किया कि बात तो बिल्कुल सही है। अभी एक 70 घंटे के बयान पर इतना हो हल्ला लोग मचा रहे हैं, और मैंने खुद स्वयं भी सुने, ललन टॉप पर इंटरव्यू सुना पूरा उनके लोगों का, और भी लोगों का सुना, और मीडिया पर भी कमेंट्स देखे, ट्विटर पर, अकाउंट पर, सब जगह। लेकिन इस पॉइंट की तरफ तो राधिका बिल्कुल सही करेगी, कोई ध्यान ही नहीं दिया, कहीं कोई बहस ही नहीं है, और इस पूरे मुद्दे में पुरुष वर्ग ही ज्यादा भाग ले रहा है। अरे इधर तो कोई देख ही नहीं रहा है। बात सही है कि वो कितने घंटे काम करती हैं अपने घर में। अगर मैं अपने ही घर में देखूं, मेरा निजी घर, तो मैं ये देखता हूं कि my wife is also working and our day start in the morning 5 a.m. her day particularly, reaching to the school by 6:20 a.m. then return back to the home by 2,
then all the arrangements, all the household, because I am busy here in the department and all this my tours, and of course with the last 2 year, that period of my sickness, anything's here. So that woman power, see the just one example of the woman power what I am quoting. And there are several women power who are working more than 70 hours for the nation. Of course, with their own duties in the area where they are assigned, and plus the home, plus the child, plus the parental care of the both sides. So the hour is more than 70. So I do agree with the Radhika ma'am when she is saying that why not people are talking about this, why not people are considering about this, that the women of the country, Bharat, is working more than 70 hours since many decades. She used to say that when the women are getting share in at the working places, not of that period when Sudha Kulkarni or the Sudha Murthy of days, she was only one female student of that engineering college. Then here is one more view, that is of the Tech Mahindra CEO CP Gurnami. He said, he never said that the नारायण मूर्ति साहब ने कभी नहीं कहा कि 70 घंटे कंपनी में काम करिए. इन्होंने तो और मजेदार फनी इंटरप्रिटेशन कर दिया है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि 40 घंटे आप कंपनी में काम करिए और 30 घंटे अपने घर का काम करिए. अब ये तो एक अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन है जो अनबिलीवेबल है, क्योंकि सारे लोग तो ये बात कर रहे हैं कि नहीं 70 घंटे उन्होंने कंपनी में काम करने को कहा है, तो ये कौन सा विश्लेषण है भाई. लेकिन मैंने कहा ना कि एक सापेक्ष बदल दीजिए, रिजल्ट बदल जाता है. फिर सुधा मैडम का भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने जो कहा है, जो समझा है, जो किया है, वो वही कर रहे हैं. और वो एक 70 घंटे नहीं, नारायण मूर्ति अभी भी 80 से 90 घंटे काम करते हैं. आज उनकी पत्नी का स्टेटमेंट आया है बचाव करते हुए. तो चलिए, एक ये भूमिका मैंने रखी. फिर एक दूसरा पहलू मैंने सुना, अक्सर पढ़ता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, सभी आप लोगों के बीच इस कॉन्फिडेंस से आप कहता हूँ, आप सभी लोग पढ़ते सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सभी लोग. मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप सभी लोग करते हैं. तो मैंने एक स्टेटमेंट बताया गया सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर का, फर्स्ट बॉस करके है कोई. उसने कुछ वर्ष पहले सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट किया. खुश था सचिन तेंदुलकर को, मैंने बोल्ड मारा. और वो गेंदबाज फिर गया सचिन तेंदुलकर के पास पैवेलियन में शाम को वही बॉल लेकर, कहा कि सर इस पर मैंने आपको आउट किया, इस पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए. वॉज वेरी हैप्पी यंग बॉय कि सचिन तेंदुलकर को उसने आउट किया. सचिन तेंदुलकर ने बॉल ली और उस पर लिखा कि ये दिन दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए. सचिन wrote on that ball, this day will never come in your life again. इसका मतलब आप समझे. उसके बाद सचिन तेंदुलकर और गॉप्स का मुकाबला 20 जगहों पर हुआ. टेस्ट मैच में हुआ, वनडे में हुआ, T20 में हुआ, लेकिन गॉप्स सचिन को आउट नहीं कर पाया. तो ये एक डिटर्मिनेशन थी है कि उस पर उन्होंने लिखा सचिन तेंदुलकर ने कि ये दिन तुम मुझे आउट कर सको, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा. कुछ इससे लेसन लिया, मैंने तो लिया. दिस इज द डिटर्मिनेशन. फिर डिटर्मिनेशन पर सारे लोगों का आप जिसका भी नाम लीजिए, टाटा, किर्लोस्कर, अंबानी, अडानी, हाँ सबको गिन लीजिए.
अडानी बनना भी आसान नहीं है। मैं इधर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले दिनों की बैक जब बिजनेस में आए, कोई भी बिजनेस में आया, रेमंड से लेकर के और क्लोज करता गया, किसके किसके नाम लें हम, गोदरेज से लेकर के, और आदिदास जूते की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ी अभी तो समझ में आया कि वाह क्या बात है। एक कमरे में से एक कोलर ने शुरू किया था, फिर दो भाई थे पूमा और आदिदास वाले, दोनों भाइयों में नहीं पटी तो उन्होंने कंपनी अलग अलग किया। कहां से कहां। अरे आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि कुछ लोग तरक्की करके कहां से कहां है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। वो माफियागिरी वाली तरक्की की तरफ नहीं कह रहा हूं, उसका अंत तो एक दिन वही होता है जो सबका हुआ है और आगे भी होगा, वो तो बहुत क्षणिक है। बड़ा बड़ा तेज युवा वर्ग उनकी तरफ भागता है, उनके पीछे 40-50 लड़के चलते हैं। मैं उसको थोड़ा साइड करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ कि वो यूथ को उस तरफ नहीं जाना चाहिए, वो क्षणिक है। मैं फिर से इस मुद्दे पर आता हूं, एक ही सेंटेंस कि अगर सफल होना है तो घंटे नहीं गिने जाते हैं, चलाना पड़ता है, झोंकना पड़ता है, अपने को खपा देना पड़ता है, तब कोई सफल होता है। चाहे वो आयुर्वेद के किसी भी सफल व्यक्ति का नाम ले लीजिए और उसके पीछे की हिस्ट्री देखिए कि अपने स्टूडेंट लाइफ से। अरे मुझे याद आ रहा है, शायद स्वर्गीय, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, मुझे बिल्कुल, मैं अपडेट नहीं हूँ। अगर वो जीवित हो तो चिरंजीवी हो, वैदेश के मिश्रा जी जो एडवाइजर है, शिव कुमार मिश्रा जी, उनके मुख से ही मैंने सुना जामनगर के वो प्रोडक्ट और वो मुझे बस याद आ जाता है। यही तो ईश्वर की दया है, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो सोच के नहीं बोलता हूँ, मुझे जस्ट याद आने लगता है हर चीज़। ईश्वर की महान कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं है। तो जब मैं जामनगर में आयुर्वेद की सेवा में था और सीख पढ़ रहा था, तो वो आते थे विभिन्न कमेटियों में सदस्य होकर के, तो वो बांधनी साड़ी के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए या कहीं आते जाते थे, तो मुझे उनकी कंपनी करनी होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने किसी और ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने खुद उनसे भी सत्यापित कराया। तो उनके बारे में क्या था कि सवेरे जब वो अपने जामनगर के हॉस्टल से 1955-60 के दशक में लोटा लेके निकलते थे, तो उतनी दूर जामनगर में जाते थे, पूरा जंगल जंगल ही रहा होगा, जहां पर कि माधव निदान की एक आवृत्ति पूरी होती थी, एक आवृत्ति माधव निदान की। आप जरा इसको, और फिर लौटते समय वो दूसरी आवृत्ति करते थे और उसमें वो माधव निदान को पूरा कर दिया करते। ये उनका चैप्टर वाइज या क्रम था पूरा। तो ये एक उदाहरण है अपने आप को समर्पित करने का। उस समय भी जब वो शौच के लिए जाते थे तो माधव निदान को कंठस्थ याद करके लिए चिंतन मनन करते हुए जाते थे और लौटते समय। ये उनके बारे में हम लोगों को सुनाया गया था जब हम लोग वहां पर लेक्चरर हुए, 6 महीने के अंतराल में, एक 2 महीने के गैप में। तो ये कहा जाता था कि एस.के. मिश्रा साहब माधव निदान आते, मतलब खपाए हुए लोग हैं अपने आप को। डॉक्टर स्वर्गीय पी.एन.बी. कुरूप साहब, स्वर्गीय सी.पी. शुक्ला साहब, स्वर्गीय विजय ठाकर साहब, स्वर्गीय पी.वी. शर्मा जी, स्वर्गीय पी.वी. तिवारी मैडम, कितनी उन्होंने मिन्नतें की थी प्रसूति तंत्र का ऑपरेशन करने के लिए, यहाँ पर विभिन्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर एनेस्थीसिया देने के लिए, जो एनेस्थीसिया मॉडर्न के केशव पांडे, प्रोफेसर केशव पांडे जी से जाकर के कैसे वो हाथ पैर जोड़ती थी, मेरा एक सीजर करा दो। बैक जाइए, 50 साल पीछे जाइए, पीवी तिवारी मैडम ने हाथ जोड़ा था सबके सामने जाकर के मॉडर्न के एनेस्थीसिया के, कि मैं आयुर्वेद की प्रसूति तंत्र की चिकित्सक सीजर करना चाहती हूँ, मुझे एनेस्थीसिया दीजिए।
ये को उन्होंने खपा दिया था अपने आप। आज स्वतंत्र डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड है। या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी का भी नाम ले लीजिए, मैं क्यों खाली बीएचयू जयपुर जामनगर का नाम लूं। पुरानी पीढ़ी में ऑल इंडिया का तो अस्तित्व ही मात्र 10-15 साल का हुआ, और पूरे आप केरल से उठा करके उधर जाइए और उन वैद्यों की शौर्य गाथा को सुनिए, शौर्य गाथा को, तमाम वैद्यराज की, केरल कर्नाटक से पश्चिम बंगाल की सभ्यता में ऊपर तक, राजस्थान की परंपरा, कहीं भी वही वैद्य सफल है जिसने अपने आप को तपाया। वापस आ 70 घंटे। चक दे इंडिया का डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान का? हाँ, याद आया आप लोगों को? ये अगले 70 मिनट, ये अगले 70 मिनट मैच के पहले का फाइनल देखने लायक मूवी है। अगर आप में से किसी ने ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। तो वो जो 70 मिनट और ये 70 घंटे, और बीच में वो आयुर्वेद ले आइए। चलिए अब ये बताइए कि 70 घंटे आयुर्वेद में किसको काम करना है? रिवर्स ऑर्डर में चलूं या कैसे चलूं? आयुर्वेद के स्नातक विद्यार्थी को, द पीजी स्कॉलर ऑफ आयुर्वेद, द डॉक्टरेट स्कॉलर ऑफ आयुर्वेद, द टीचर्स ऑफ आयुर्वेद और रिसर्चर ऑफ आयुर्वेद, किसको 70 घंटे काम करना है? तो नारायण मूर्ति जी के सेंटेंस से जोड़े तो वो 70 घंटे में स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे हैं, वो 70 घंटे काम करने की बात एम्प्लॉइज के लिए कर रहा है। तो हमने भी आयुर्वेद यूजी हटा दिया, आयुर्वेद पीजी निकाल दिया, आयुर्वेद पीएचडी निकाल दिया। बचा कौन? तो आयुर्वेदिक टीचर्स और आयुर्वेदिक रिसर्चर। हाँ, यही तो बचे, इनको हटा दीजिए, यूजी पीजी पीएचडी हटा दीजिए। ये कितने भी घंटे काम करें वो उनके ऊपर ये 70 घंटे का वक्तव्य नहीं लागू होता है। ये 70 घंटे का जो वक्तव्य लागू हुआ है, जहां पर सीपी गुरुनानी का कमेंट है, चाहे राधिका गुप्ता का कमेंट है, चाहे सुधा मूर्ति का कमेंट है, चाहे नारायण मूर्ति का कमेंट है, और तमाम सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स का कमेंट है, कॉर्पोरेट का तमाम कमेंट्स है, वो वर्किंग फोर्स के लिए है। अब वर्किंग फोर्स आयुर्वेद की, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक टीचर्स। तो चलिए मेडिकल ऑफिसर्स को एक जगह बुलाइए कि ओपीडी उनकी होती है, या जो भी हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करना है, वो कितने घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं? या जो 50 बेडेड हॉस्पिटल वाले हैं, या 10 बेडेड हॉस्पिटल वाले हैं, या जो 200 बेडेड हॉस्पिटल वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं टोटल? ये बीच का गैप, ओपीडी राउंड सब देख के चलिए, क्या वो 14 घंटे पूरा हो रहा है? और क्या वो 14 घंटे करना चाहिए? ओपीडी 4 बजे खत्म हुई, 5 बजे खत्म हुई, तो कभी ये परंपरा थी कि इवनिंग राउंड में लोग आ जाते थे। मैंने सुना है प्रोफेसर मनोरंजन साहू सर से सुना है, और क्या देखा भी है। जब हम पढ़ते थे, हमारे बैचमेट्स आते थे, जो इस समय जयपुर में हेड हैं प्रोफेसर हेमंत, एक सर्जरी में है डॉक्टर गोपाल चंद जी, वो भी हेड ही हैं, तो भी प्रोफेसर गोपाल चंद आर्या, 2 लोग सर्जरी डिपार्टमेंट में थे। तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे कि हम लोग प्रशासन में हैं, तो भाई हमें 9 बजे जाना होता था, लेकिन इनको तो 7 बजे वहां वार्ड में रहना होता था। और फिर अपना ओपीडी आईपीडी, क्योंकि एसआर इनके मौजूद रहते थे वहां, फिर ये इवनिंग राउंड करा करके 9 साढ़े 9 बजे तक आते थे। फिर इनमें से रोटेशन में एक नाइट ड्यूटी के लिए भागता था। तो कभी कभी होता था कि ये लोग 36 आवर कंटिन्यूअस ड्यूटी करते रह जाते थे जब इनकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। तो एक वो वर्किंग कल्चर था, वर्किंग फोर्स था, वर्किंग पीरियड था, जिसमें 14 घंटे की बात ही बेमानी थी, और तो न जाने कितने घंटे हुआ करता था। आज ईमानदारी से हम आयुर्वेद के लोग देखें कि क्या हम 14 घंटे ये काम करना है? अगर हम क्लिनिकल साइड के हैं तो क्या हमने राउंड की प्रथा को जारी रखा है या विस्मृत कर दिया है?
या भूल ही गए हैं कि ये भी कोई चीज हुआ करती थी। जो लोग खुद ट्रेंड है इस विषय में, जिनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई एज ए बिजनेस स्कॉलर, आज वो एज ए टीचर इस काम को नहीं करते हैं। और रही बात हमारे जैसे विभाग वालों की, रसशास्त्र, मौलिक सिद्धांत, संहिता, द्रव्य गुण, जो तथाकथित रूप से नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, मौजा ही मौजा, हाँ है ना, मौजा ही मौजा। इससे ज्यादा क्या कहूं। हाँ, कुछ खड़ूस मास्टर हमारे जैसे हैं जो कराते हैं काम, लेकिन यहाँ काम कराने वाला अंतर नहीं कि आप अपने पीजी से कितना काम करा रहे हैं, पीएचडी से कितना काम कर रहे हैं, वो तो 14 घंटे के दायरे से अलग है, वो तो ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए तो तपस्या है। लेकिन हम अगर रसशास्त्र के शिक्षकों की बात करें, मौलिक सिद्धांत के शिक्षकों की बात करें, संहिता के शिक्षकों की बात करें, द्रव्य के शिक्षकों की बात करें, जो एक मतलब कि नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल कर रहे हैं, अब ये बताइए क्या हमारे ऊपर 14 घंटे का सिद्धांत लागू होना चाहिए? फिर आप पूछिए कि आपके पास काम है क्या? हम कहते हैं आपके पास बहुत काम है। और यदि हम काम करें सभी, कहां से कहां तक, सिद्धांत से लेके क्या चिकित्सा तक, अगर हम सभी शिक्षक, रिसर्च ऑफिसर, उनमें तो कोई कोई 14 घंटे कर देता है, रेयर ब्रीड है जो कर देते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो आयुर्वेद के, वहां भी कुछ लोग हैं तभी देश चल रहा है। कोई नीति आयोग में जो बैठा है, या जो एडवाइजर है, डिप्टी एडवाइजर की कुर्सी पर बैठा है, या जो इस मतलब कि मुझे सराहना करने में, प्रशंसा करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि दे आर वर्दी एंड दे आर वर्किंग। उन लोगों को इतना काम करना पड़ जा रहा है, वो कर रहे हैं जो हाई पोस्ट पे हैं। अभी अभी कल मैंने जयपुर के कुलपति महोदय को साधुवाद करने के लिए, कल मतलब 30 अक्टूबर को मैंने फोन किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं आइया के, इटरा के और एनआईओ डीयू के, वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फॉलो एंड शेयर करना शुरू किया है, लेकिन वो तो रेगुलेटरी है तो उसका अपनी लिमिट्स है। राष्ट्रीय विद्यापीठ भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपना वो दिखा रहा था। लेकिन ये 3 के जो ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं, इटरा अय्या दिल्ली, इटरा जामनगर और एनआईए जयपुर का, वो एक सोशल इम्पैक्ट देने में सफल है, एक अवेयरनेस देने में सफल है कि पब्लिक को आयुर्वेद के बारे में पता। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को तो अभी अलग ही रखिए, उनका तो सबसे आगे है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक नाम बीएचयू हो सकता है, जहाँ एक नाम एसडीएम हो सकता है हासन, जहाँ एक नाम एसडीएम ओडीपी हो सकता है, जहाँ एक नाम आयुर्वेद फार्मेसी हो सकता है, कई नाम हो सकते हैं इन लोगों के, समकक्ष महाराष्ट्र से उठा करके कई नाम, जिसको भी ले लीजिए, तिलक से उठा करके कोई नाम ले लीजिए, भारतीय विद्यापीठ से लेकर के और पुरी के कॉलेज से लेकर के कलकत्ता तक, शिलांग तक, किसी का भी नाम आप ले लीजिए। लेकिन ये 3 लोग बहुत सफल हैं। अब आप कहेंगे कि इनके पास फंड है, इन्होंने रिसोर्स आउटसोर्स कर रखा है और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी इनका काम कर रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके ट्वीट्स 8 बजे रात को आते हैं, कभी और एकदम अर्ली मॉर्निंग आते हैं, तो मतलब वो जो आउटसोर्स एजेंसी है वो काम कर रही है, उसको इनपुट वहां से मिलता है, वो काम कर रही है, डिजाइनिंग कर रही है, बना रही है। हाँ, एक और भी CCRS भी अब शुरू हो गया है, वो भी उसका भी ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल अच्छा चल रहा है। तो मैंने एक NIEDU पर जयपुर का एक देखा कि उन्होंने किन्नर समाज के लिए कार्यक्रम किया, HIV के प्रति उनकी अवेयरनेस दिखाई और उनको बुलाया, वहाँ की अध्यक्षा पुष्पा माई को, और कुछ उनके मैंने फोटोग्राफ्स देखे। तो जब अच्छा चीज होती है तो मैं सराहना करना और प्रशंसा करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ, माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू अप्रिशिएट द ऑनरेबल वाइस चांसलर Dr. Sanjeev Sharma ji, Professor Sanjeev Sharma ji, who is also a man of dedication, integrity, dignity. मैंने उनको फोन किया कि अच्छा थोड़ा एट ईज होंगे। मैं जब से उनको देखा वो उनके ट्विटर हैंडल पर NIE के, तो मैंने फोन किया कि एट ईज होंगे वो थोड़ा। तो मैंने कहा कि सर अक्सर तो ऐसा होता है कि मन करता है कि ठीक है बात करते हैं, अभी करते हैं, तो फिर होता है कि नहीं आज बात करनी ही है। तो वो आज सिचुएशन आई तो मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर किन्नर समाज वाली बातें देखी और HIV का अवेयरनेस देखा।
तो वेरी काइंडली ही पिक अप माय फोन, और उसके बाद बात हुई तो उन्होंने उस प्रोग्राम को थोड़ा मुझे और डिटेल बताया, और उसको जान करके मुझे लगा कि आप सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं इतने दिनों से इस फील्ड में हूँ और मैंने आज तक अपने बीएचयू के अस्पताल में, चाहे जामनगर के अस्पताल में, किसी किन्नर को ट्रीटमेंट के लिए आते हुए नहीं देखा। मुझे स्ट्राइक किया। तो मैंने कहा कि सर, जब मैंने इनकी जो कहानियां पढ़ी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जो अधिक पढ़ने की जो मेरी रुचि है, उसमें मैंने कहा कि ये अपने हर चीज को बस अपने गुरु घराने में ही सब कुछ करते हैं। अपना ट्रीटमेंट पार्ट जो भी है इनका, जो भी इनकी लाइफ है, बस वो अपने घराने में ही रह जाती है, उसके बाहर नहीं जाती, सोसाइटी में नहीं आते, और इनका जो एरिया बटा वगैरह वो अलग चीज़ है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी ध्यान दे रहा हूँ कि आज तक मैंने किसी को नहीं पाया कि हॉस्पिटल के क्यू में पाया हो कि वो कहीं अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आया हो या आई हो, जो भी हो। तो बोले कि यही हमारी झिझक है, और हम चाह रहे हैं कि लोगों में ये बात आए और वो हॉस्पिटल में आए। तो बस ऐसे ही प्लीजिंग नोट्स पे बात हो रही थी, और मैंने कहा कि सर, रियली आई अप्रिशिएट यू। तो बस वो ऐसे बोल दिए कि अरे आनंद जी, अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूं। मैंने कहा सर क्या बात है, अभी मैंने संडे के इंटरव्यू में जब वो लीडरशिप की बात आ रही थी डॉक्टर वैशाली के साथ, पर्सनालिटी वाली, तो मैंने कहा कि अरे भाई वो ऐसे लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं मैं बैठा हूँ तुम काम करो, यू आर माई बेस्ट। ये नहीं कि मैं 5 बजे घर जा रहा हूँ, 7:30 बजे तुम आओ और तब काम करें। तो बात इतनी सी है, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी एंड द वर्किंग आवर। तो उनके लिए कोई वर्किंग आवर नहीं थी, 9 बजे वो अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके साथ उनकी टीम होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, मैं 20 मिनट ही चाहता था, 30 मिनट इस पर बात करना, लेकिन 35-40 मिनट हो रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आपके समक्ष बड़ी नम्रता से निवेदन करते हुए, बड़ा भारी शब्द का प्रयोग किया मैंने, तो बहुत ही विथ माय हम्बल सबमिशन इज दैट अगर हम में से आधे लोग भी ये नारायण मूर्ति जी वाली बात मान लें, आयुर्वेदिक शिक्षक और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदिक रिसर्चर्स, और 70 घंटे की काम की प्रणाली को लें, तो आयुर्वेद will be the mainstream system of medicine. We have that potency. We will be the universal system of medicine, not the traditional Indian system of medicine. The point is here, my friends, what I am submitting before you, what I am trying to making before you, that the 70 hour, I just put every sense of the 70 hour in the mind of the techies who are just on the screen. And the world is going on that direction also, only the artificial intelligence and the chat, GPT, this, that, and all the bugs and many more things. There also the 14 hours is too much. But here, when we are not only with the screen, when we are with the humans, when we are within the lab, when we are within the textbook, when we are with our co-learners of the postgraduate, doctorate and the undergraduates, here is our responsibility to work more than 14 hours. More than 14 hours. If you want Ayurveda, be global. आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो काम करिए, और मैं आपको अगर कोई उपदेश तो बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि 14 घंटे काम करने का, तो इस नैतिकता से दे रहा हूं कि इतने घंटे मैंने काम किए हैं और अभी भी कर रहा हूं। आइए आयुर्वेद को वैश्विक बनाएं। नारायण मूर्ति बात करते हैं विकासशील भारत से विकसित भारत का। मैं आपके सामने नारा देता हूं भारतीय आयुर्वेद से वैश्विक आयुर्वेद का। आइए 70 घंटों से भी ज्यादा काम करें और भारतीय आयुर्वेद को वैश्विक आयुर्वेद बनाने में हम लोग सफल। नमस्ते, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।